हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करुणेश पांडे एकेडमी। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशंस फ्रॉम आवर चैनल। और हम लोग लगभग 12th का पूरा कोर्स कंप्लीट कर दिए हैं और 11th का भी 2 चैप्टर और रह गया है, स्टैटिस्टिक्स का और प्रोबेबिलिटी का। तो इस तरीके से हम लोग 11th को भी कुछ ही दिनों में पूरा कंप्लीट कर देंगे और ये हम लोगों का एक वीडियो के बाद ये भी कंप्लीट हो जाएगा पूरा ये मैथमेटिकल रीजनिंग का। तो आप लोगों को झट से सीखना है और जल्दी से सीखना है तो हमारे चैनल पे आइए और सारे प्लेलिस्ट तैयार हैं तो इसको। और हाँ, सबसे बड़ी बात कि आप लोग इसको दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर करिए जिससे कि मैक्सिमम लोगों को ये नॉलेज पहुँचे। थैंक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक्स के ऊपर। तो आज के टॉपिक क्या है? आपका है क्वांटिफायर्स। तो शुरू करते हैं क्वांटिफायर्स से ही। तो क्वांटिफायर्स क्या होते हैं यार? देखिए, क्वांटिफायर्स का विशेष रूप से मतलब ये होता है जो क्वांटिटी को शो करती है, ठीक है। और हालांकि हम लोग मैथमेटिकल रीजनिंग को पढ़ रहे हैं तो उसी से रिलेटेड ये होगा। तो क्या होता है? क्वांटिफायर्स फ्रेजेस होते हैं। क्वांटिफायर्स आर फ्रेजेस लाइक देयर एग्जिस्ट्स, ठीक है, लाइक देयर एग्जिस्ट्स एंड फॉर ऑल। उसको फॉर एवरी भी बोलते हैं। तो देयर एग्जिस्ट से स्टार्ट हो रहा है और या फॉर ऑल से स्टार्ट हो रहा है तो वो फ्रेजेस होते हैं, उसको क्वांटिफायर्स भी बोलते हैं। द फ्रेजेस देयर एग्जिस्ट इज कॉल्ड एन एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स। जो आपके फ्रेज देयर एग्जिस्ट से स्टार्ट होते हैं वो आपके एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स होते हैं। 2 तरह के क्वांटिफायर्स होते हैं। जो आपके देयर एग्जिस्ट से स्टार्ट होते हैं, मतलब कोई न कोई जो एग्जिस्ट करता है वो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स होता है। और मतलब इसका मतलब ये होता है कि विच इंडिकेट्स दैट एटलीस्ट वन एलिमेंट, मतलब कोई न कोई एक एलिमेंट होगा जो सेटिस्फाई करेगा, एग्जिस्ट करेगा, सेटिस्फाई करेंगे सर्टेन प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। सेटिस्फाई करे, एग्जिस्ट करेगा तो उसको क्या बोलते हैं? एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स के बारे में। द फ्रेज फॉर ऑल इज कॉल्ड ए यूनिवर्सल क्वांटिफायर, ठीक है। जो फॉर ऑल से स्टार्ट होते हैं फ्रेज उसको बोलते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर, मतलब सभी के लिए, ठीक है, फॉर ऑल चाहे फॉर एवरी। इट इंडिकेट्स दैट ऑल ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए गिवन सेट सेटिस्फाई ए प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी होगा, इट इज अ प्रॉपर्टी। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग उसके उस सिंबल को जान लेते हैं। जैसे होता है कि देयर एग्जिस्ट्स क्या होता है, इस तरीके से लिखते हैं। और फॉर ऑल, फॉर एवरी और फॉर ऑल को भी आप लोग देखते होंगे। तो इसमें हम लोग ये देख लें इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं। देखिए, एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। एग्जाम्पल, देयर एग्जिस्ट्स ए रेक्टेंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। देयर एग्जिस्ट्स ए रेक्टेंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ये क्या होता है कि देयर एग्जिस्ट ए रेक्टेंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब ये हुआ कि हमारे पास रेक्टेंगल दिया हुआ है तो उस रेक्टेंगल्स में हम जानते हैं कि कोई न कोई ऐसा रेक्टेंगल जरूर होता है जिसके चारों साइड इक्वल होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्क्वायर। मतलब वो स्क्वायर एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसके चारों साइड इक्वल होते हैं। मतलब ये हुआ कि कोई न कोई रेक्टेंगल है जिसके चारों साइड्स क्या हैं? इक्वल हैं। तो यही ये बताया जा रहा है। और यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है फॉर एवरी, मतलब फॉर ऑल के लिए। सेकेंड वाला वो क्या बोल रहा है कि फॉर एवरी प्राइम नंबर पी, रूट पी इज एन इरेशनल नंबर। हम लोग जानते हैं कि कोई भी आप प्राइम नंबर ले लें, जैसे 2, 3 और 5, 7, 11,
13, उसका अगर आप स्क्वायर रूट करें तो हम वहाँ हमेशा आपको इरेशनल नंबर देगा, ठीक है, यही यहाँ पर बताया जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वांटिफायर्स के बारे में चर्चा कर लिया, देयर एग्जिस्ट्स और फॉर ऑल के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे इम्प्लीकेशंस के ऊपर। तो यार देख लेते हैं इम्प्लीकेशन क्या होते हैं। इम्प्लीकेशंस का मतलब होता है इम्प्लाई करना, उसको इंडिकेट करना। तो इन दिस सेक्शन वी शैल डिस्कस द इम्प्लीकेशंस ऑफ इफ़ देन के बारे में पढ़ेंगे, ओनली इफ़ के बारे में पढ़ेंगे और इफ़ एंड ओनली इफ़ के बारे में पढ़ेंगे। तो 3 तरह के इम्प्लीकेशंस होते हैं। द स्टेटमेंट्स विद इफ़ देन, जो इफ़ देन का स्टेटमेंट्स होता है वो वेरी कॉमन, मतलब बहुत कॉमन होता है मैथमेटिक्स में। फॉर एग्जांपल कंसिडर द स्टेटमेंट, अगर हम इसकी बात करें, एक स्टेटमेंट को ले लेते हैं, स्मॉल आर, इफ़ यू आर बर्न इन सम कंट्री, अगर आप किसी देश में पैदा हैं, ठीक है, पैदा होते हैं, देन यू आर ए सिटीजन ऑफ दैट कंट्री, तो आप उस देश के नागरिक हैं। व्हेन वी लुक एट दिस स्टेटमेंट, हम अगर इस स्टेटमेंट को देखते हैं तो वी ऑब्जर्व, हम ये देखते हैं कि इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू 2 स्टेटमेंट्स, ये 2 स्टेटमेंट्स को लेके चल रहा है, P एंड Q। तो यहाँ पर P क्या हो जा रहा है उसको देख लें। ये हमारे पास P है, यू आर बर्न इन सम कंट्री, मतलब आप एक देश में पैदा होते हो। Q एक स्टेटमेंट सेकंड ये है कि यू आर सिटीजन ऑफ दैट कंट्री, आप उस देश के नागरिक हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देन दिस सेंटेंस P, इफ़ P देन Q, अगर P है तब Q है, मतलब आप देश में पैदा हुए, पहला सत्य होगा तभी दूसरा सत्य होगा। से दैट इफ़ P इज़ ट्रू, ये कहता है कि इफ़ P देन Q का मतलब ये हुआ कि अगर P ट्रू है तब Q ज़रूर ट्रू होना चाहिए। इफ़ P इज़ ट्रू देन Q मस्ट बी ट्रू। अब आगे बढ़ें। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द सेंटेंस इफ़ P देन Q, P और इफ़ P देन Q के स्टेटमेंट्स में एक फैक्ट ये होता है कि इट डज नॉट से एनीथिंग ऑन Q व्हेन P इज फॉल्स। अगर पहला इफ़ वाला गलत हो गया तो Q के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर नॉट बर्न इन कंट्री, अगर आप किसी देश में पैदा नहीं होते हो, देन यू कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट Q, मतलब किसी देश में अगर आप पैदा नहीं होते हो तो Q के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते कि आप नागरिक हो कि नहीं हो, ठीक है, कंफर्म नहीं होगा। टू पुट इट इन अदर वर्ड्स, नॉट हैपनिंग ऑफ P हैज़ नो इफेक्ट ऑन हैपनिंग ऑफ Q। तो क्या बोला है कि नॉन हैपनिंग ऑफ Q का नहीं होना कोई इफेक्ट नहीं डालता है Q के ऊपर। तो another point to be noted for the statement if P then Q is that the statement does not imply that P happens, ठीक है। अब हम लोग देखिए बात करते हैं इफ़ देन का जो स्टेटमेंट्स होता है उसको कितने तरीके से हम लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसे कितने तरीके हैं लिखने के। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, उसी के बेस पे देखते हैं कि उसको कितने तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो देयर आर सेवरल वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग इफ़ P देन Q स्टेटमेंट्स। इफ़ P देन Q स्टेटमेंट्स को कई तरीके हैं समझने के। वी शैल इलिस्ट्रेट दिस वेज इन द कंटेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमने एक स्टेटमेंट ले रखा है, नीचे आप देख सकते हैं। इफ़ स्मॉल r इज ए मल्टीपल ऑफ 9 देन इट इज़ ए मल्टीपल ऑफ 3। इसमें 2 स्टेटमेंट्स हैं, P एंड Q डेनोट द स्टेटमेंट्स हमने मान लिया। तो P क्या कर रहा है, ए नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ 9, तो Q क्या है कि ए नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ 3। जब कोई भी नंबर आपका 9 का मल्टीपल है तो जाहिर सी बात है कि वो 3 का भी मल्टीपल होगा, क्योंकि वो 9 खुद ही 3 × 3 मतलब उसका फैक्टर है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इफ़ P देन Q को कितने तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट पॉइंट है कि P implies Q इज़ डेनोटेड, इफ़ P implies Q इज़ डेनोटेड बाई, इस तरीके से लिख सकते हैं P implies Q। द सिंबल ये जो स्टैंड्स करता है implies के लिए, ये क्या कहता है, दिस सेज दैट ए नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ 9 दैट इट इज़ मल्टीपल ऑफ 3। जब एक नंबर P जो है मल्टीपल ऑफ 9 का है तो Q भी 3 का मल्टीपल होगा। और सेकेंड हम क्या कर सकते हैं, इफ़ P देन Q के स्टेटमेंट्स को हम सेकेंड में क्या बोल सकते हैं,
पी इज सफिशियंट कंडीशन फॉर क्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों ने क्या ले रखा है कि ना अगर एक नंबर 9 से का मल्टीपल है तो 3 का भी मल्टीपल होगा। हमने आपके सामने एक एग्जांपल लिया था। तो यहाँ क्या हो रहा है कि P सफिशियंट होगा Q के लिए। तो दिस सेज दैट नोइंग दैट ए नंबर एज ए मल्टीपल ऑफ 9 इज सफिशियंट टू कंक्लूड दैट इट्स ए मल्टीपल ऑफ 3। तो ये सफिशियंट कंडीशन होती है। थर्ड हम किस तरीके से लिख सकते हैं, P ओनली इफ़ Q। ठीक है, P ओनली इफ़ Q मतलब दिस सेज दैट ए नंबर इज मल्टीपल ऑफ 9 ओनली इफ इट इज़ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, कोई नंबर 9 का मल्टीपल तब है जब ये मल्टीपल ऑफ 3 का है। ठीक है, अब चौथा क्या बोला जा रहा है, इफ़ P देन Q के स्टेटमेंट्स को, इफ़ P देन Q के स्टेटमेंट्स को हम लोग चौथे तरीके से क्या लिख सकते हैं, Q इज नेसेसरी कंडीशन फॉर P। दिस सेज दैट ए नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 9 इट इज़ नेसेसरली ए मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पांचवा तरीका क्या बोल रहा है। पांचवा कि नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P। दिस सेज दैट इफ़ ए नंबर इज़ नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3 देन इट इज़ नॉट ए मल्टीपल ऑफ 9। अगर कोई चीज़ 3 का मल्टीपल नहीं तो जाहिर सी बात है 9 का मल्टीपल 9 का मल्टीपल नहीं होगा, क्योंकि 3 उसका फैक्टर है ही नहीं, तो 9 का फैक्टर कैसे होगा। ठीक है, इसी तरीके से इतने तरीके हैं लिखने के इसको। अब हम लोग इसके बाद हम लोग देखेंगे कंट्रापॉजिटिव और कन्वर्स के बारे में। सो व्हाट इज़ कंट्रापॉजिटिव, इसके बारे में देख लेते हैं। गुड टू गो, हम लोग बढ़िया जा रहे हैं। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान दें, शेयर करते रहें। तो चलिए इसको देखते हैं कंट्रापॉजिटिव किसे कहते हैं। तो कंट्रापॉजिटिव एंड कन्वर्स आर सर्टेन अदर स्टेटमेंट्स विच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम ए गिवन स्टेटमेंट विद इफ़ देन। ठीक है, तो इफ़ देन के मदद से मतलब कि एक सर्टेन स्टेटमेंट्स होता है जो कि इफ़ और देन से ही बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल अब आप देखें यहाँ पे, लेट अस कंसिडर द फॉलोइंग इफ़ देन स्टेटमेंट्स। इफ़ द फिजिकल इन्वायरमेंट चेंज, अगर फिजिकल इन्वायरमेंट चेंज होता है तो देन बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट चेंज, तो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी चेंज होगा। तो इसका कंट्रापॉजिटिव क्या होगा, देखिए, देन द कंट्रापॉजिटिव ऑफ दिस स्टेटमेंट इज इफ़ द बायोलॉजिकल, तो पलट दिया गया। ठीक है, इफ़ P देन Q था तो इफ़ Q देन P कर दिया गया, यही आपका कंट्रापॉजिटिव है। नहीं, ऐसे नहीं, इफ़ P देन Q है तो यहाँ पर हो सकता है इफ़ नॉट Q देन नॉट P, इस तरीके से ये कंट्रापॉजिटिव हो जाता है। इफ़ द बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट डज नॉट चेंज, यहाँ पर चेंज है। ठीक है, इसको मत पढ़िएगा। इफ़ द बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट डज नॉट चेंज देन द फिजिकल एनवायरनमेंट डज नॉट चेंज। नोट दैट दिज स्टेटमेंट्स कन्वे द सेम मीनिंग। ये दो स्टेटमेंट्स जो होते हैं सेम मीनिंग को कन्वे करते हैं। एक ये वाला जो था, ये स्टेटमेंट्स लास्ट वाला, और ये सेम चीज़ को, ये जो पूरा स्टेटमेंट्स है और यहाँ हमारा ये जो स्टेटमेंट्स है सेम मीनिंग को कन्वे करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम बताना चाहते हैं कि मैंने क्या बोला था, इफ़ नॉट Q देन नॉट P, ये जो लास्ट वाला है। ठीक है, ये वाला इफ़ नॉट Q देन नॉट P, यही आपका कंट्रापॉजिटिव होता है। तो एक हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि राइट द कंट्रापॉजिटिव ऑफ द इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन इट इज़ डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पर क्या होगा, एंड इफ़ ए नंबर इज़ नॉट डिविजिबल, मतलब इसका आंसर क्या होगा, ये आंसर हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे, ये आंसर है। इफ़ ए नंबर इज, मतलब पलट दिया गया, जो सेकेंड आपका Q है वो पहले आ गया लेकिन नॉट के रूप में। इफ़ ए नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3 देन इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9 आल्सो। ठीक है, तो ये ऊपर का ये शो कर रहा है कि ये कंट्रापॉजिटिव है। तो अगर इफ़ P देन Q है तो क्या होगा, इफ़ नॉट Q देन नॉट P। आप देख लें, अगर कोई स्टेटमेंट्स है इफ़ P देन Q का, इफ़ P देन Q का, तो यहाँ पर ऐसा कंट्रापॉजिटिव क्या होगा, इफ़ नॉट Q देन नॉट P, ये होगा कंट्रापॉजिटिव। ठीक है, राइट, गुड टू गो।
अब हम लोग कंट्रा पॉजिटिव को देख लिए, अब हम लोग कन्वर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ कन्वर्स? देखिए कन्वर्स क्या होता है। द कन्वर्स ऑफ ए गिवन स्टेटमेंट्स इफ़ पी देन क्यू। तो मतलब इफ़ पी देन क्यू है तो यहाँ पलट देंगे इफ़ क्यू देन पी। फॉर एग्जांपल द कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट्स पी इफ़ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाई 10। अगर कोई नंबर 10 से डिविजिबल है देन इट इज़ डिविजिबल बाई 5। ठीक है, वो 5 से भी डिविजिबल होगा। तो अब यहाँ पर इसको पलट दें, क्यू क्या स्टेटमेंट्स होगा कन्वर्स इसका? इफ़ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाई 5, अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल है देन इट इज़ डिविजिबल बाई 10 आल्सो। ठीक है, ये आपका कन्वर्स होता है। अब नाउ बात करते हैं हम लोग इफ़ एंड ओनली इफ़ वाले स्टेटमेंट्स पे। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल, डबल इम्प्लीकेशन के साथ इस तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दोनों साइड में इम्प्लाई करता है ये। तो मीन्स द फॉलोइंग इक्विवेलेंट फॉर्म्स फॉर द गिवन स्टेटमेंट पी एंड क्यू। तो पहला क्या है इफ़ पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू। सेकेंड क्यू इफ़ एंड ओनली इफ़ पी। थर्ड पी इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर क्यू एंड वाइस वर्सा। तो इसको इतने तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, क्यू इफ़ एंड ओनली इफ पी या पी इफ़ एंड ओनली इफ क्यू। और थर्ड हमारा है थर्ड इज अवर इफ़ पी इज़ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर क्यू एंड वाइस वर्सा। मतलब कि दोनों तरफ चाहे से भी कर सकते हैं कि क्यू इज़ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर पी, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P इम्प्लाइज Q, चाहे Q इम्प्लाइज P। इस तरीके से दोनों साइड Q भी इम्प्लाइज करेगा P को, P इम्प्लाइज करेगा Q को। ठीक है, इस तरीके से ये 3 तरीके हैं लिखने के इफ़ एंड ओनली इफ़ स्टेटमेंट्स को। अब हमारे पास एक एग्जांपल है कि इसको कंबाइन करना है इफ़ एंड ओनली इफ़ वाले स्टेटमेंट से। तो गिवन बिलो आर 2 पेयर्स ऑफ स्टेटमेंट्स, कंबाइन दिस 2 स्टेटमेंट्स यूजिंग इफ़ एंड ओनली इफ़। तो पहला क्या है, इफ़ ए रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर देन ऑल इट्स 4 साइड्स आर इक्वल। क्यू क्या है, इफ़ ऑल द 4 साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल देन द रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि पहला कि इफ़ ए रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर, अगर एक रेक्टेंगल स्क्वायर है तो उसका सभी साइड्स क्या होगा, इक्वल होगा, आपको पता ही होगा। सेकेंड हमारा क्या है, इफ़ ऑल द 4 साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल, मतलब कि सभी साइड एक रेक्टेंगल की इक्वल है तो रेक्टेंगल क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हमें कंबाइन करना है। ठीक है, और सेकेंड भी एग्जांपल दिया, उसको भी कंबाइन करना, दोनों को देख लेते हैं। तो सेकेंड एग्जांपल क्या है, एक स्टेटमेंट है इफ़ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3। एक नंबर का जो 2 डिजिट है वो सम करने पर 3 से डिविजिबल है, देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 3, तो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। सेकंड क्या है स्टेटमेंट्स, इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3, एक नंबर 3 से डिविजिबल है देन सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाई 3, उसी को कन्वर्स कर दिया गया। तो हमें इन दोनों जो ऊपर थे रेक्टेंगल वाले को और ये नंबर वाले को, दोनों को इफ़ एंड ओनली इफ से कंबाइन करना है। तो आप पहले वाले को देख लें, रेक्टेंगल वाले को। रेक्टेंगल वाला यहाँ पर दिया हुआ आपका। तो ए रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर। ठीक है, रेक्टेंगल आपका स्क्वायर है इफ़ एंड ओनली इफ़ ऑल इट्स 4 साइड्स आर इक्वल। कोई एक रेक्टेंगल स्क्वायर तभी होगा केवल और केवल यदि उसके चारों साइड्स इक्वल हो तब। ठीक है, अब सेकेंड, ए नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3, कोई नंबर 3 से डिविजिबल है इफ़ एंड ओनली इफ़, केवल यदि इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ डिविजिबल बाई 3। कोई नंबर 3 से डिवाइड तभी है केवल और केवल तभी जब उसके डिजिट्स, उस नंबर्स के सम ऑफ दैट डिजिट्स डिविजिबल बाई 3 तभी होंगे। ठीक है, ये इफ़ एंड ओनली इफ़ वाला था। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। होप आप लोग बढ़िया लगा होगा। मैं हमेशा से बोलते आ रहा हूँ कि आप लोग जब नए हो तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और यार
सपोर्ट करें। थैंक्स अ लॉट।